क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस क्लास में ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपको 75 में से 70 अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। फुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे अथवा सहित सभी के आंसर मैं PDF के द्वारा इसी वीडियो में आपको दूंगी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिए। इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधा को कभी क्रोध नहीं आता है। पांचवा है माता पिता में समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास है। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी। अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे। तो कौन करेंगे? जो सज्जन व्यक्ति है वो निंदा करेंगे। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है। तो विस्तृत चित्रण होता है महाकाव्य में जीवन का। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा। तो सूर्य का तद्भव क्या होगा? सूरज। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा। अगर हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। अगला है प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए। तो कांजी हौज में प्रातः काल दोनों मित्रों को बंद कर दिया गया था। छठा है दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है। तो ये कहानी विधा की रचना है। अगला आपका प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है पंचवटी। पंचवटी की जोड़ी रहेगी खंडकाव्य। दूसरा है दो बेलों की कथा। तो इसकी जोड़ी रहेगी प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय। तो विद्यालय में दीर्घ संधि रहेगी। चौथा है पतोह के पहली संतान लड़की। तो इसकी जोड़ी रहेगी दीर्घ संधि परदादी। और कई अंकों वाली रचना। तो इसकी जोड़ी रहेगी नाटक। छठा है टोपी। तो टोपी की जोड़ी रहेगी जूता। तो ये आपके यहाँ से जोड़ियां हो गई हैं। अगला आपका जो प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है। तो सत्य है। दूसरा है रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है झूरी गया का साला था। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो सत्य है। पांचवा रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। तो असत्य रहेगा। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो अहंकारी बनेगा। दूसरा है नायक के रहत जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। और चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? जिसमें दिग्गु समास रहेगा। पांचवा जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगवाया। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो ये छायावाद के लेखक है। और यहाँ से 2-2 नंबर के पूरे प्रश्न हैं आपके। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? अगला प्रश्न है कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? आठवां है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। नौवां है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? 10वां है पाटी मुक्तक एवं गेय मुक्तक में कोई दो अंतर लिखिए। 11वां है अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। तो सभी के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिए। और 12वां है
गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। 13वां प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। 15वां है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। 16वां संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण सहित बताइए। 17वां बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। 18वां निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। 3 नंबर का है और ये उसी तरह से 19वां प्रश्न है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये यहाँ से 20वां कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद करिए और निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो 4-4 नंबर के हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही मैंने आपको बताया है। और 22वें में आपको शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र करना है और 23वें में निबंध आपको करना है। तो सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब चलिए इसका जो सॉल्यूशन है उसको भी हम समझ लेते हैं तो किस तरह के इसके आंसर रहेंगे। तो ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। तो भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले जैसे रामचरितमानस, जो हमें जीवन में नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त करता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार का त्याग भावना देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ये यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचना। तो पहले कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है कामयानी, आंसू, लहर, झरना। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो अनामिका, परिमल इसकी रचना है। तीसरा है महादेवी वर्मा, तो निहार रसीम रहेगी इनकी रचना। चौथा है सुमित्रानंदन पंत, तो वीणा और युगवाणी इनकी रचना रहेगी। और ये आपका यहाँ से 7वां है, कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया। तो कवि ने बिना भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है और संसारिक व्यक्ति अनावश्यक मोह माया में फंसकर बकवास करते रहते हैं, उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। तो इस तरह के ज्ञान को जो कबीरदास जी हैं उन्होंने महत्व दिया है। समझ में आपको अच्छे से आया होगा। ये आपका यहाँ पे अथवा है इसका, कवित्री ललगत द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। तो कवयित्री के जो प्रयास है वो कैसे हैं, परिपक्व नहीं है, उनके कच्चे अधूरे प्रयास है। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो कच्चे रहने पर क्या है उनमें पानी टपकता रहता है, वैसे ही इनके जो प्रयास है वो भी कैसे हैं, मुक्ति के लिए अधूरे हैं, कच्चे प्रयास है इनके, इसलिए इनको मुक्ति मिल पाना असंभव है और साधना के द्वारा ठोस प्रयत्नों से मुक्ति मिलना संभव है। तो इस तरह से आप और पढ़ लीजिए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा रही हूँ केवल प्रश्नों को। ये आपका 8वां है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया। तो एक सखी गोपी से कृष्ण के रूप को धारण करने का आग्रह करती है और वह चाहती है, वह जो सखी है वो गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण का रूप धारण करो। और किस तरह रूप धारण करने को कह रही है कि कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करो और गले में जो गुंजा फल की माला है उसे पहनो और पीताम्बर ओढ़ लो और अपने होठों पर मनमोहन बंसी धारण करने का आग्रह कर रही है और मधुर स्वर में उसे बजाए, इस तरह का आग्रह सखी करती है। ये यहाँ से इसका अथवा है। तो जो छोटे प्रश्न हैं उनको मैं समझा रही हूँ, बाकी बड़े-बड़े जो प्रश्न हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। और ये 9वां है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो मेघ रूपी मेहमान के आने से ग्रामीण की हलचल शुरू हो गई, तेज हवा चलने लगी, आंधी आने से पेड़ पौधे झुकने लगे, धूल उड़ने लगी
तालाब में पानी भर आया और बिजली चमकने लगी तथा पानी बरसने लगा। इस तरह समस्त वातावरण कैसा हो गया, गतिशील हो गया। इस तरह का वातावरण में परिवर्तन देखने को मिला। और लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा। मेहमान पूरे 1 साल बाद आए हैं, इसलिए वह उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक है और वह अपनी माँ के यहाँ है, इसलिए खुले में नहीं मिल सकती, वह ओर से देखती है। और ये पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। तो पहला है पाठी मुक्तक पढ़े जाते हैं और जो गेय मुक्तक है वो गाए जाते हैं। दूसरा है इसमें लय, तुक, छंद आदि का ध्यान रखना नहीं होता है और इसमें छंद विधान युक्त रचना होती है। तीसरा है इसमें एक ही भाव की गहनता होती है और इसमें संगात्मक की गहनता होती है। चौथा है इसके कवि कबीर, रहीम, बिहारी आदि हैं और इसके कवि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। ये आपका यहाँ पे 10वां प्रश्न है जिसमें वीर रस की परिभाषा है, साथ में उदाहरण है। जहाँ किसी युद्ध का प्रसंग, ओजस्वी घोषणा, उत्साह से भरे गीत सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वह वीर रस होता है। उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय भी आपका कम लेना है। और ये अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा इसके भेद बताना है। तो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में तगन अथवा जगन का होना जरूरी है। तो ये आपके दोहा छंद की परिभाषा हो गई। यहाँ से ये इसका उदाहरण है, तो अच्छे से पढ़ ले आप इस उदाहरण को और कंप्लीट करें। और अगला आपका प्रश्न है गद्य किसे कहते हैं? तो छंद और लय से रहित विचार प्रधान तथा व्याकर सम्मत वाक्यों में निबंध रचना को गद्य कहते हैं। किसमें? छंद और लय से रहित है, विचार प्रधान तथा व्याकरण सम्मत वाक्यों में निबंध रचना को क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। और ये इसका यहाँ पे अथवा है, सॉरी ये आपका यहाँ से, हाँ ये इसका अथवा है। कोई 2 प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। तो पहला है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा है हरिकृष्ण प्रेमी, तीसरा है राजकुमार वर्मा, चौथा है उदय शंकर भट्ट। तो 2 पूछे गए हैं, आपको 4 बताए हैं। जो अच्छे लगे कंप्लीट कर ले। अगला आपका जो प्रश्न है, प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता लिखनी है। तो भाषा शैली इनकी काव्यगत विशेषता निम्न है। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा सभी को, क्योंकि समय भी आपका बचाना है, इसलिए काफी जो बड़े प्रश्न के आंसर है उनको आपको समझ लेना है। और ये यहाँ से महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। पहली रचना अतीत का चलचित्र, दूसरा है स्मृति की रेखाएं, तीसरा है पथ के साथी, चौथा है मेरा परिवार। और ये अगला है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? तो सौतेली माँ के मरने से दुखी बच्ची ने जब बैलों पर अत्याचार देखा तो उनके प्रति उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। और ये इसका अथवा है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो लेखक को अपनी यात्रा के दौरान निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, उन्हें भिखमंगे के वेश में यात्रा पर निकलना पड़ा। दूसरा, हर जगह घोड़ा नहीं मिला, इसलिए उन्हें पीठ पर वजन लादकर पैदल चलना पड़ा। तीसरा, लेखक को घोड़ा मिला, वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था और जोर देने पर वह और सुस्त पड़ जाता था। तो इस तरह की समस्याएं उनको देखने को मिली। और सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। तो सांवले सपनों की याद शीर्षक में सांवले शब्द उदासी के लिए आया है। लेखक अपने मित्र सलीम अली की मृत्यु से उदास
यह स्मरण उनकी मृत्यु से उदास है, यह संस्मरण मृत्यु की उदासी के साथ यमुना के सांवले पानी में सांवले रंग वाले कृष्ण का भी उल्लेख इसमें हुआ है। और ये यहाँ से आपका लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो उर्दू फारसी सीखना लेखिका के बस की बात नहीं थी। जब मौलवी पढ़ाने आए तो वे चारपाई के नीचे जाकर छिप गई, इस तरह वे उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। और ये यहाँ से संधि किसे कहते हैं, उसके भेद उदाहरण सहित। तो दो वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण है विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी, और विद्या प्लस आलय तो इसका रहेगा विद्यालय, और सूर्य प्लस उदय तो इसका रहेगा सूर्य उदय। तो इस तरह से यहाँ पे इनका विच्छेद होगा। और ये आपका तत्सम और तद्भव की तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों शब्द हिंदी में लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आस्थि, मस्तिष्क, पत्र आदि। और बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो लेखक रेणु जी उस क्षेत्र में पैदा हुए थे जहां बाढ़ पीड़ित शरण लेते थे, इस कारण उन्हें बाढ़ पीड़ितों की सहायता की आदत थी। उन्हें सुनने से संतोष नहीं होता था, इसलिए वे स्वयं जाकर देखना चाहते थे। और ये 17वां है, रीढ़ की हड्डी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और ये आपका 18वां प्रश्न है। संदर्भ प्रसंग का आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद यहाँ से ये इसका भावार्थ रहेगा। और यहाँ से भी ये आपका 19वां प्रश्न है, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही करनी है आपको। और ये 20वां है, कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखना है। तो यहाँ से आप कंप्लीट करें और अच्छे से सभी को समझ लें। और ये आपका 21वां प्रश्न है, जिसमें शीर्षक दिया जो आपका पठित गद्यांश है, उसका शीर्षक दिया है राष्ट्रीय एकता। और राष्ट्रीय एकता के आदर्श को व्यवहार में लाना ही राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उस समय बढ़ जाता है जब धर्म और जाति के आधार पर राष्ट्र से अलग होने के प्रयास होते हैं। और ये इस तरह से यहाँ से सारांश है इसका। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। और ये 22वां प्रश्न, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को, प्रधान जो आचार्य है उनको प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए। तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो आपके स्कूल का नाम हो वो आपको इस तरह से लिख देना है। और ये विषय आप ध्यान से लिखिए क्योंकि विषय बहुत जरूरी होता है। किस विषय में आप लिख रहे हैं? तो शाला शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र। शाला का जो शुल्क है वो आपको माफ करवाना है, इसलिए आप यहाँ पे आवेदन पत्र लिख रहे हैं इस विषय में, तो इसलिए विषय आप ध्यान से लिखें, महत्वपूर्ण होता है। और महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक स्थान पर प्राइवेट नौकरी करते हैं, वहाँ इतनी कम आय में परिवार का लालन पालन भी कठिनाई से करते हैं। अतः प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वह मेरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरी शाला शुल्क माफ करे। और धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह से आपको लिख देना है। और ये यहाँ से आपका 22वां प्रश्न है, जिसमें आपका जो
पत्र है परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए 500 रुपये मंगवाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे 115 गांधी आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश लिखा है। इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो और कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो अन्य किसी स्थान का नाम भी आप बता सकते हैं। और पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। मैं आजकल अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ हूँ और प्रतिदिन पढ़ाई करता हूँ। मैं अभी तक लगभग सभी विषय का अध्ययन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ और पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दे रहा हूँ या फिर रही हूँ, ताकि कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकूं। पिताजी, आपसे निवेदन है कि मेरे पैसे समाप्त हो गए हैं, अतः 500 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। आदरणीय माता जी को मेरा चरण स्पर्श कहना। और आपका प्रिय पुत्र, इस तरह से ही आपको नाम लिख देना है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, सभी के आंसर भी बता दिए हैं। अच्छे से आप कंप्लीट करें, भरोसा रखें। वार्षिक पेपर में आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केवल आप कंप्लीट करते चले सभी प्रश्नों को।